कल हमने आपको जेएनयू के अंदर भारत विरोधी विचारों की असली जड़ें दिखाई थी। हमने जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन की वो बातें आपको सुनाई थी जो जेएनयू के अंदर छात्रों के मन में देश विरोध का धीमा जहर भरने के बराबर है। जेएनयू के अंदर ये ऐसे प्रोफेसर हैं जो मानते हैं कि कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है। ये प्रोफेसर मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं और इनका बस चले तो ये आज ही कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दें और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को थाली में सजाकर चीन को सौंप दें। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये कहा कि वो निवेदिता मेनन की बातों को और विस्तार से देखना और सुनना चाहते हैं। इसलिए आज हम निवेदिता मेनन के देश विरोधी लेक्चर का एक वीडियो विश्लेषण करेंगे और कुल मिलाकर बात यह है कि निवेदिता मेनन जैसे प्रोफेसर जब देश के खिलाफ जहर भरी बातें करेंगे तो फिर जेएनयू के छात्र भी यही सब सीखेंगे, क्योंकि छात्र वैसे ही बन जाते हैं जैसे उनके शिक्षक होते हैं। कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस। जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए। मणिपुर को लीजिए। मणिपुर 1947 में सॉरी, कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स? थैंक्स। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशंस चले थे वो ये हुआ था बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया और मणिपुर को मर्जर के लिए ज़बरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया और शायद सबसे पहला one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb Nagaland. हम जानते हैं कि जो जनतांत्रिक एस्पिरेशंस है लोगों के तरह तरह के, मतलब या नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक आफ्स्पा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक ब्रह्मास्त्र है जिससे कि इंडियन नेशन स्टेट किसी न किसी तरह ऑर्डर को कायम रखता है, सोशल ऑर्डर को कायम रखता है। इट इज़ अ डेली इमरजेंसी। वो एक निरंतर रोज़ाना इमरजेंसी है इन जगहों में जहां आफ्स्पा है। और क्योंकि हमारे नाम पे, यानी कि भारत के सिटीजन्स के नाम पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये आफ्स्पा चला रहे हैं, हम सब इसके इनजस्टिस में, इसके अन्याय में हम सब मौजूद हैं। हमारे नाम पे किया जा रहा है कि समथिंग लाइक 30-40% ऑफ द कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल। तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी।
ये हम याद रखें। हमें आज जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन का एक और वीडियो भी मिला है जिसमें वो हिंदू समाज को दुनिया का सबसे क्रूर समाज बता रही है। सोचिए, अगर एक प्रोफेसर जो खुद को विचारवान और तर्कशील मानता है, पढ़ा लिखा मानता है, वो देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा का प्रचार और प्रसार कर रहा है, और वो भी कथित रूप से जेएनयू के क्लासरूम के अंदर। हर देश और हर समाज की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना होनी ही चाहिए, ये हम भी कहते हैं। उन्हें दूर करने के रास्ते निकाले जाने चाहिए, लेकिन इसमें नफरत फैलाने वाले विचारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस नफरत को गले के नीचे उतारना देश के लिए बहुत मुश्किल है। आप खुद सुनिए कि निवेदिता मेनन जेएनयू के क्लासरूम के अंदर क्या कह रही हैं। Of course, not that Indian culture, and we can proudly claim violence. Indian Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Surely nothing in the world can compare to the deep-rooted violence and somehow almost intransigence of the caste system. Surely we can, that is something we can proudly claim India has contributed to world culture. प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने जिस तरह की बातें यहां पर कही हैं, उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, हमारे देश के सिस्टम और सरकार पर छोड़ते हैं। आखिरी फैसला आपको करना है और यहां की सरकार को करना है। एक बात और आज आपसे हम कहना चाहते हैं, ये दोनों वीडियोस हमने YouTube से निकाले हैं, ये हमने शूट नहीं किए हैं। और अगर निवेदिता मेनन ये कहती हैं कि ये तस्वीरें उनकी नहीं हैं और ये बातें उन्होंने नहीं कही, यानी ये ऑडियो उनका नहीं है, ये आवाज उनकी नहीं है और ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये वीडियो उनका नहीं है, और अगर वो ये कहती हैं कि ये विचार भी उनके नहीं हैं, तो हम उनका पक्ष भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अब निवेदिता मेनन या तो ये मान लें कि ये विचार उनके हैं, उन्होंने वाकई ऐसा कहा है, या फिर वो ये कह दें कि ये उनके विचार नहीं है। वैसे वो एक बात और भी कह सकती हैं, वो ये कह सकती हैं कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, क्योंकि आजकल किसी भी वीडियो को डॉक्टर्ड बताना एक फैशन बन चुका है। लोग पहले अपनी बातें खुलेआम कह देते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। एक शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना। शिक्षक किसी भी राष्ट्र का आधार होता है, क्योंकि वो राष्ट्र का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों को मैच्योर यानी परिपक्व बनाता है। एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण का सबसे अहम किरदार होता है, लेकिन जब शिक्षक अपनी इस भूमिका को ही भूल जाए और छात्रों को भटकाने के काम में जुटा हो, तो फिर जेएनयू जैसी घटनाएं हो जाती हैं। और अगर ये सब जारी रहा तो ऐसी घटनाएं आपको भविष्य में और भी देखने को मिलेंगी। जेएनयू में निवेदिता मेनन जैसे प्रोफेसर्स की विचारधारा का बोलबाला है। निवेदिता मेनन की जहर भरी बातों को अभी अभी आपने सुना, लेकिन आपको प्रोफेसर मकरंद परांजपे को भी आज जरूर सुनना चाहिए। यह दूसरा पक्ष है। मकरंद परांजपे जेएनयू के ही प्रोफेसर हैं। उन्होंने जेएनयू में चल रहे लेक्चर ऑन नेशनलिज्म में तर्कपूर्ण तरीके से कल अपनी बात रखी, जिसके पिछले 24 घंटे से काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कन्हैया कुमार की गलतियों को पकड़ा और कन्हैया को एक शिक्षक के तौर पर कई सुझाव दिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मकरंद परांजपे को अपनी बात कहने के बाद हुटिंग का सामना करना पड़ा। यानी जो देश में असहनशीलता की बात करते हैं, असहनशीलता की शिकायत करते हैं, वो खुद ही इतने सहनशील नहीं है कि वो अपने खिलाफ कही गई बातों और आलोचना को सह सके। पहले आप मकरंद परांजपे को ध्यान से सुनिए, जिन्होंने कन्हैया कुमार और उनको हीरो बनाने वालों की तथ्यात्मक गलतियों को सुधारने की कोशिश की। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि जेएनयू के छात्रों ने किस तरह हुटिंग करके प्रोफेसर मकरंद परांजपे का अपमान किया। कन्हैया ऑल्सो सेड, हम उनको बताएंगे क्या है, क्या हमको सुनना भी नहीं है, हमको सिर्फ सबको बताना है, हमने सब कुछ समझ लिया है, हमको सुनना भी तो चाहिए वो लोग क्या कहते हैं, है ना? ये मुझे लगता है। सो दिस इज द डायटॉपिकल इंटरमीडियलिटी आई वाज टेलिंग यू अबाउट। हम कुछ कहेंगे और कुछ सुनेंगे भी, है ना? और जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो गलतफहमियां तो है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ से जो डिस्कोर्स निकलता है, जो चर्चा निकलती है, बातें, इट्स वेरी एंटी, सकारात्मक नहीं लगता। ऐसे मुझे लोगों ने कहा है, सोचने वाले भी, सब नकारात्मक ही है। And then the question arises, there are very important questions here that we should really consider
which is that somebody said here, I mean, ladenge, jhagdenge, ye karenge, fellowship bhi badhayenge. Wonderful if you can accomplish it. I mean, but this is our own state. We have elected these people. Unless you say this bourgeois democracy, we don't believe in. And this is the rub. My friend Kanhaiya said yesterday that हमारा सबसे पुराना संगठन है और हमने आज़ादी की बहुत लड़ाई करी है. But I want to ask him, what about the flip-flop that happened by the Communist Party of India when they suddenly declared that the imperialist war was a people's war? What happened to that? And I can quote, I have the text here. They said to the British, the Communist Party wrote a secret letter. They said, we will not agitate when you're fighting. We will cooperate with you. So when he said that we fought for India's independence, I mean that is the left student associations, I want to know what the evidence is. It's very important to ask these questions. Similarly, if you allow me to speak, and I might ask my friend, Kanhaiya is right here. He said Golwalkar met Mussolini. Didn't you say that? Did you not say that? In your speech. But did you check your facts? It's Munje who met Mussolini, not even Hedgeva. I mean, I'm not saying that they were not impressed by the fascists. They were. They thought it's a very good idea to have an authoritarian system. So please, let's agree on what is factual and what's not factual. But we have to check our facts. That's my point. So fascism stands for a certain kind of anti-democratic position. But so does Stalinism. I'm proud to belong to a country where one so-called judicial murder created such a huge ruckus. Do you know how many judicial murders were committed from 1920 to 1950 in Stalinist USSR? Do you have any idea? 799,553. Almost a million. And where am I getting these facts? From Soviet records. Please look, please. Iski bhi charcha honi chahiye. What I'm trying to say is fascists are anti-democratic, but we have to also look at the record of some of our friends from the left. They were very anti-democratic. Stalin certainly was. He killed everybody who disagreed with him. So we have to look at our own history and see what has happened. So please let's examine these details and see who tolerates democracy, who tolerates dissent, who doesn't. Now, we've had so many statements from everywhere. Can you show me a statement from North Korea over there? Or even from China? Because in China, even today, I've been to China 5 times, and it's ruled by the Communist Party of India, but it's a capitalist state, as you know. But you know, I've met many Chinese intellectuals in a cafe over a drink. They can tell you whatever you like. They'll tell you how bad certain things were. But ask them to take out a morcha, they can't. You go to Tiananmen Square and take out one poster. See what happens. You'll be whisked away. Where? Who knows? So who's democratic, who's not democratic is something we have to deeply, deeply ask ourselves. China invaded India. EMS Namboodiripad sided and said India is the aggressor. So the only thing I'm trying to say is that why is it so difficult to accept the legitimacy of the Indian state for many people in both the established left? Forget about the Maoists. The Maoists in India believe in armed revolution to dislodge this government, take over power. And you know that DSU is an offshoot of this Maoist party.